हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ भावकाल चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज की। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकन अवश्य दबाएं। इस वीडियो को देखने के बाद परसेंट के किसी भी प्रश्न को बनाने और हलवा खाने में कोई अंतर पता नहीं लगेगा आपको। सही सुना आपने। प्रतिशत का प्रश्न आपको डराता है या लगता है सजा, तो इस वीडियो को जरूर देखें। प्रतिशत का प्रश्न को बनाने में सजा नहीं, हलवा खाने का मजा मिलेगा। दोस्तों, ये है हमारा वादा और इसीलिए इस वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम बनाएं प्रतिशत की पुड़िया, हाँ पुड़िया वही जो वैद्य जी बना के देते हैं इलाज के लिए, यहां पे भी हम इलाज करेंगे, प्रतिशत के प्रश्न से डरने का इलाज। इससे पहले कि हम पुड़िया बनाएं, हम शब्दों के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। हाँ, शब्द यानी कि प्रतिशत या परसेंट। दोस्तों, शब्दों की बहुत ही महत्ता होती है। वो सिर्फ ध्वनि नहीं है जो कि आपके कानों में संवेदना पैदा करती है। शब्द एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो कानों में पड़ने के साथ आपको हर एक कार्य के लिए प्रेरित कर सकती हैं, चाहे वो काम हो यानी कि फिजिकल काम या सोच की हो। आपके दिलो दिमाग पर, आपके मस्तिष्क और विचारों को पल भर में कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। इसलिए शब्दों के भाव को जानना आपको हमेशा और हर प्रकार से प्रभावी बनाता है। चलिए उसी तरह से प्रतिशत शब्द के ऊपर ध्यान देते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति और शत। प्रति यानी कि प्रत्येक यानी कि हर एक, और फिर शत मतलब शतक। हाँ, वही शतक जो कि क्रिकेट के बल्लेबाज मैदानों में लगाते हैं स्कोर, यानी कि 100। और कुछ इसी तरह से बना है प्रतिशत का इंग्लिश शब्द यानी कि परसेंट। अब प्रत्येक को देखिए, इसे पर बोलते हैं इंग्लिश में। और फिर शतक यानी कि सेंचुरी, फिर से वही सेंचुरी, बल्लेबाजों वाली सेंचुरी। अब इन दो शब्दों पर ध्यान दें, पर और सेंट। पर और सेंचुरी का सेंट दोनों को मिलाकर बनता है परसेंट। तो ये हुई शब्दों की बात। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से शब्द ध्वनि के रूप में आपके कानों के द्वारा आपके मस्तिष्क में नई नई आइडिया, नए नए भाव पैदा कर देते हैं, ठीक उसी तरह से चिन्ह चित्र के रूप में आपके आंखों के द्वारा आपके मस्तिष्क में नए नए भाव और नए नए आइडिया जन्म देते हैं। अब इस चिन्ह को देखिए। जी हां, ये जानी पहचानी से लग रही होगी आपको। ये भारतीय रुपया है। जो अर्थ आप समझते हैं रुपया शब्द से, ठीक वही अर्थ आप समझते हैं जैसे ही ये चिन्ह आपको आंखों के सामने दिखाई देता है। और इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे ये डॉलर का साइन है यानी कि डॉलर का चिन्ह है। इसको देखने के बाद आपको शब्दों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही सुनने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जो काम आपका ये डॉलर वर्ड करता है, शब्द करता है, वही एक छोटा सा चिन्ह पूरी तरह से उतना ही प्रभावशाली ढंग से कर जाता है। यह हुई बात सिंबल या चिन्ह के महत्व की। अब इस चिन्ह को देखिए। यह चिन्ह है प्रतिशत का यानी कि परसेंट का। चिन्ह की या सिंबल की खास बात यह है कि वो किसी लैंग्वेज के बैरियर में नहीं रह जाता, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या फिर जापानीज हो या फिर चाइनीज हो या रशियन हो या फ्रेंच हो। हर जगह पे परसेंट का सिंबल एक ही रहेगा। चलिए, तो ये बात रही शब्दों की, शब्दों के पीछे छुपे हुए अर्थ की, शब्द के पीछे छुपे हुए मनोविज्ञान और दर्शन की। तो चलिए अब बात करते हैं असल मुद्दे की, यानी कि गणित की। प्रतिशत का क्या अभिप्राय है गणित में? हमने शब्दों की बात की, प्रतिशत शब्द की बात की, अब गणित शब्द की बात करते हैं। तो क्या आपके जहन में यानी कि सोच में आता है? सबसे पहले अंक आते हैं, संख्याएं आती हैं, उनके बीच जोड़ आता है, घटाव आता है, गुणा आता है, भाग आता है। जी हां, प्रतिशत भी अंश है, अंग है उसी गणित का। यानी कि यहां पे भी बात होगी अंकों की, संख्याओं की, उनके बीच में गुणा, भाग, जोड़ और घटाव की। हमने हिंदी और इंग्लिश में गणित शब्द को देखा और ये रहा प्रतिशत का चिन्ह। लेकिन इसे मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे? देखिए, इस तरह से लिखेंगे 1/100। जी हां, यही है प्रतिशत गणित की भाषा में। 1/100 को प्रतिशत क्यों बोलते हैं, इसको समझने के लिए चलिए एक उदाहरण देखते हैं। आप आम के दुकान में जाते हो,
आप देखते हो वहां पे लिखा हुआ है आम 50 रुपए प्रति किलो, और इसी चीज को कहीं दूसरी जगह पे लिखा होता है 50 रुपए और फिर एक डंडा दिया होता है और फिर बोलता है किलो। ये डंडा जो चिन्ह है वो प्रतीक को रिप्लेस करता है, यानी कि चेंज करके प्रतीक की जगह पे डंडा लगा दिया जाता है, और प्रति शब्द के बाद लिखा हुआ है किलो, वो जैसे का तैसे रह जाता है। अब प्रतिशत शब्द को देखें, एक तरफ शत लिखा हुआ है, दूसरी तरफ भी शत है, सिर्फ उसको नंबर में लिखा हुआ है, और शत के पहले है प्रति, और प्रति जैसा कि हमने देखा अपने आम वाले उदाहरण में, उसको एक डंडे से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको चेंज कर सकते हैं डंडे की तरह, और इस तरह से प्रतिशत को 1/100 भी लिख सकते हैं। अब एक क्यों लिखा हुआ है यहां पे? एक इसलिए लिखा गया है कि एक से किसी भी संख्या को गुणा करने पर आपका रिजल्ट चेंज नहीं होता है, यानी x% लिखना हो, x जहां पे कोई भी संख्या हो सकती है, आपको सिर्फ 1 से गुना कर देना है 1/100 से, और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 1/100 क्यों लिखते हैं प्रतिशत को गणित में। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर लिखना हो 20% गणित की भाषा में तो उसे लिखेंगे 20 गुणा 1/100, और फिर आपको पूछा जाए 40 का 20% कैसे लिखेंगे, तो वो होगा 40 और फिर का को हम रिप्लेस कर देंगे गुणा के साथ, तो ये हो गया 40 गुणा 20/100। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 100 में 2 शून्य है, एक शून्य कैंसिल हो जाएगा 20 वाले शून्य से, और फिर दूसरा शून्य 40 वाले शून्य से, और इस तरह से 4 गुना 2 हमें 8 मिला। तो ये तरीका हुआ आपको परसेंट निकालने का, जो कि साधारणतया सब कोई यूज करता है, लेकिन इससे भी बहुत आसान तरीके हैं परसेंट निकालने के लिए, तो वो भी देखेंगे। तो चलिए इसका हम नामकरण कर देते हैं, ये हमारी पहली विधि हुई। अब अगली विधि की बात करते हैं, और उसको समझने के लिए इन सारी संख्याओं को फिर से लिख लेते हैं, जैसे 40 गुना 20 गुना 1/100। अब चीजों को अच्छी तरह से समझने के लिए संख्याओं के स्थान की बदली थोड़ी बहुत कर देते हैं, जैसे 20 गुना 1/100 के जगह पे हम 20/100 भी लिख सकते हैं, है ना। हमने 20% को 20 गुना 1/100 लिखा था, जिसको चेंज करके 20/100 कर दिया, यानी कि 20% को 20/100 के तरफ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 20/100 20% के बराबर हुआ। अब 20/100 है तो उसे हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ऊपर 20 है और नीचे 100 है, तो 20 एकम 20 और 20×5 100, और इस तरह से ये हमें 1/5 मिल गया, यानी कि 1/5 ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्न भी 20% के बराबर ही हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी संख्या में 1/5 से गुना करने पे उस संख्या का 20% आपको मिल जाएगा। जैसे यहां पे 40 है, तो 40 गुने 1/5 जब आप गुणा करोगे, 5 से 40 में भाग दोगे, 8 मिलेगा। देखिए यही आंसर मिला था हमको पिछली विधि से भी। तो ये रहा दूसरा आसान तरीका किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने का। अगर आपको किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है, आपको उस प्रतिशत के भिन्न के स्वरूप से सिर्फ गुणा कर देना है। जैसे कि 20% का 1/5 हुआ था, हमने सिर्फ 1/5 से गुणा किया, हमें 20% मिल गया। तो ये हमारी दूसरी विधि हुई, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे चल के। अब आगे हम तीसरी विधि देखेंगे, लेकिन उसके पहले समझ लीजिए इन दोनों विधियों में, जैसे इस दूसरी विधि में 40 में 1/5 से गुणा किया, हमें 8 मिल गया, और पहली विधि में 40 और 20 के एक एक शून्य 100 के 2 शून्य के साथ कैंसिल हो गए, और 4 दूना 8 में आंसर मिल गया। लेकिन अगली विधि जो हम देखने जा रहे हैं वो सबसे आसान और सबसे मजेदार है। जैसे 40 का 20% निकालना है, 40 का 4 और 20 का 2 दोनों को आपस में गुणा कर देना है, यानी कि 4 गुने 2 होता है कितना? 8। जी हाँ, वही 8 जो हमको पहली विधि और दूसरी विधि से मिली थी, यानी कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट। कितना आसान है ना। सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन और आपको आपका प्रतिशत मिल गया। ये रही हमारी तीसरी विधि। अब आगे इस वीडियो में बहुत तरह के प्रतिशत के प्रश्न, यानी कि बहुत सारे डिफिकल्ट प्रतिशत के प्रश्न इन सारी विधियों का उपयोग करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिशत के प्रश्नों से। तो ये रही सारी विधियां जो आप देख सकते हो स्क्रीन में। ये पहली विधि
और फिर ये दूसरी विधि, और ये फाइनली हमारी तीसरी विधि। प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम तीसरी विधि का उपयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रतिशत का प्रश्न है कि 80 का 30% कितना होगा। इसे सॉल्व करने के लिए 80 का 8 उठाना है और 30 का 3 आपस में गुणा कर देना है, आपको आपका आंसर मिल गया। 8 गुना 3 24। अब दूसरे प्रश्न में 45 का 30% निकालते हैं। तो 45 का, चलिए पहले नंबरिंग भी कर देते हैं। ये पहला प्रश्न था और ये फिर दूसरा। चलिए प्रश्न पे वापस आते हैं। हमें 45 का 30% निकालना था। यहां पे थोड़ी ध्यान देने की बात है। ये प्रश्न पिछले प्रश्न से थोड़ी सी अलग है। 45 और 30 को देखिए। 45 में शून्य नहीं है कोई भी, 30 में एक शून्य है। और पिछले प्रश्न में 80 और 30 दोनों ही संख्याओं में एक एक शून्य था, यानी कि कुल मिलाकर 2 शून्य। और फिर 1/100 में भी 2 शून्य है। ये दोनों ही शून्य कैंसिल हो जाते हैं और इसलिए हमको आसानी से आंसर मिल जाता है 8 गुना 3 करके। लेकिन अभी दूसरे प्रश्न में वो स्थिति नहीं है। 30 में एक शून्य तो है, लेकिन 45 में कोई भी शून्य नहीं है। लेकिन इसके चलते हमारे सॉल्यूशन का तरीका बदलने वाला नहीं है। यहां पर भी हमें गुणा ही करना है, लेकिन संख्या के एक अंक के बजाय पूरे 45 से हम गुना कर देंगे 3 से। यानी कि जिस संख्या में शून्य नहीं है उनके किसी भी अंक को हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम पूरी संख्या से यानी कि 45 से 3 को गुणा कर देंगे। 3 इसलिए क्योंकि 30 में शून्य है, उसको इग्नोर कर देते हैं। और फिर 45 गुना 3 135 हो गया। अभी हमें फाइनल रिजल्ट नहीं मिला है। वो क्यों? क्योंकि 30 का एक शून्य के साथ 100 का एक शून्य तो कैंसिल हो गया है, लेकिन दूसरा शून्य अभी कैंसिल करना बाकी है। तो उस शून्य के बदले क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे 135 के आखिरी अंक के पहले। और समझ में आया ना कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी संख्या को 10 से आप भाग देते हो तो उस संख्या के आखिरी अंक के पहले आपको दशमलव का चिन्ह देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं उतनी ही आसानी से ऐसे प्रश्न को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 46 का यानी कि 46 का 40% यानी कि 40% कितना होगा। अब यहां पर आपको बड़ी संख्याओं को देखकर लग रहा होगा कि गुणा कुछ मुश्किल सा हो रहा है, लेकिन हम इसको आसान कर देते हैं। 46 यानी कि 40 जोड़ 6। अब इन संख्याओं का 40% अलग अलग निकालना बहुत ही आसान है। 40 का 40% निकालने के लिए हमको सिर्फ 4 से 4 को गुणा कर देना है, जिससे कि हमें मिलेगा 16। यहां पर 40 और 40 में दोनों में ही एक एक शून्य है, इसलिए हमें कुछ अलग से शून्य के लिए करना नहीं है। 6 का 40% निकालने के लिए हमें फिर 6 गुने 4 करना पड़ेगा। इस तरह से 24 आ गया। लेकिन यहाँ 6 और 40 में सिर्फ एक ही शून्य है, इसलिए दूसरे शून्य के बदले हमें 4 के पहले एक दशमलव लगाना पड़ेगा और हमें मिलेगा 2.4। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देना है, यानी कि 16 को और 2.4 को। हमें कितना मिलता है? 18.4। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये सारे प्रतिशत के प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न फिर से पिछले प्रश्न से मिलता जुलता कुछ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग। जैसे आपका चौथा प्रश्न ये हुआ कि 60 का 36% कितना हुआ। जैसा कि देख सकते हैं प्रश्न एक जैसा है, अंतर सिर्फ इतना है कि परसेंट वाली संख्या में शून्य नहीं है। तो अभी हमको 60 का 36% यानी कि 30 और 6% निकालना है। तो 60 का 30% कितना हुआ? 6 3 18। यहां पे संख्याएं थी 60 और 30, दोनों में एक एक शून्य था। 6 और 3 को सिर्फ गुणा करना है, आपको 18 मिल गया, आपको आपका परसेंटेज मिल गया। नेक्स्ट 60 का 6% निकालना है। 6 और 6 में आपस में गुणा करेंगे, हमको 36 मिलेगा। अब यहां ध्यान दीजिए, 60 में शून्य है लेकिन 6 में शून्य नहीं है, यानी दोनों संख्याओं को मिलाकर हमें सिर्फ एक ही शून्य मिल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जो रिजल्ट आया है 36 यानी कि 36, उसमें आखिरी अंक के पहले हमको दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी कि 10 से भाग देना पड़ेगा। और इस तरह से 60 का 6% हुआ 3.6।
अब हमें यहां से फाइनल उत्तर निकाल लेना है। 21.6 18 और 3.6 को जोड़ने से मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी और बढ़ाते हैं। जैसे अब की बार 66 का 26% निकालते हैं। यहां देखिए दोनों संख्याओं में किसी में भी शून्य नहीं है। 66 का स्लाइसिंग करते हैं, 60 + 6 हुआ। 26 का स्लाइसिंग करेंगे, 20 + 6 हुआ। उम्मीद है आपको पता लग रहा होगा कि आपको करना क्या है। यहां पे पहले स्टेप में 60 का 20% और 6% निकालना है। फिर दूसरे स्टेप में 6 का 20% और 6% निकालना है। तो चलिए फिर से प्रश्न को देखते हैं। हमें 20% निकालना है 60 का, यानी कि 6 दूना 12। और फिर 60 का 6% निकालना है, तो 6 छाके 36। और चूंकि 60 और 6 में एक ही शून्य है, इसलिए 36 3.6 हो जाएगा। अब 6 का 20% निकालना है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। और चूंकि 6 और 20 दोनों मिला के एक ही शून्य है, इसलिए 12 का 1.2 हो जाएगा। अब हमें 6 का 6% निकालना है, यानी कि 6 छक्के 36। यहां पे देखिए दोनों में से किसी के पास कोई भी शून्य नहीं है, यानी कि 2 शून्य हमें कैंसिल करना है। तो 2 अंकों के बाद हमें दशमलव देना पड़ेगा, यानी कि यह हो जाएगा 0.36। चलिए इन सबको जोड़ देते हैं। दशमलव के बाद के अंक हैं आपको पहले 6 हो जाएगा, और फिर 3 2 5 6 11 का 1 हो जाएगा। कैरी होगा 1। अब आगे के अंकों को जोड़ते हैं। 1 3 4 और 12 16 और कैरी का 1 17, तो 17.16। और इस तरह से हमारा उत्तर हुआ 17.16। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न में कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा बढ़ाएंगे। और अभी तक हमने 2 अंकों की संख्याओं का परसेंट निकाला था। अब की बार हम 3 अंकों की संख्या लेंगे। 560 का 98% हमें निकालना है। तरीका अपना वही पुराना होगा। 560 को 500 और 60 बना देंगे स्लाइसिंग करके, और फिर 98 को 90 और 8 बना देंगे स्लाइसिंग करके। अब जैसा कि समझ सकते हैं पिछले प्रश्नों में हम करते हुए आए हैं, 500 का 90% निकालेंगे। करना क्या होगा, 5 और 9 को आपस में गुणा करना होगा। 5 9 45। फिर हमें शून्य को काउंट करना है। 500 में 2 शून्य है और 90 में 1 शून्य है। हमें 2 शून्य की ही जरूरत थी। यहां पे एक एक्स्ट्रा शून्य है, तो उसे जैसे का तैसे छोड़ देंगे। इस तरह से यह 450 हो जाएगा, यानी कि 500 का 90% हुआ 450। अब अगली संख्या को देखते हैं। 500 का 8% निकालना है। फिर से वही करना पड़ेगा। इनमें अंकों को आपस में गुणा कर देना है। अंक हैं 5 और 8, तो 5 40। फिर से हमें शून्य को काउंट करना है। आप देखिए 500 में 2 शून्य है और 8 में एक भी शून्य नहीं है, यानी कि 40 ही रहेगा हमारे 500 का 8%। अब अगली संख्या है 60, जिसका कि 90% निकालना है। 9 छक 54 करेंगे और उसके बाद से शून्य को काउंट करेंगे। 60 में 1 शून्य, 90 में 1 शून्य, यानी कि कुछ भी नहीं करना है। 60 का 90% हुआ 54। अगली संख्या देखते हैं। 60 का हमें अब 8% निकालना है। फिर से 8 छक 48 होगा। शून्य को काउंट करेंगे। 1 शून्य है 60 में, 8 में कोई भी शून्य नहीं है, यानी कि यहां पे हमको दशमलव लगा देना पड़ेगा। 4.8 हमारा 60 का 8% हुआ। अब जोड़ लेते हैं सारी संख्याओं को। दशमलव के बाद 8 है, उसे जैसे का तैसे लिख देंगे। फिर 4 और 4 8 हुआ, इसे लिख देते हैं। फिर 5 और 4 9 और 5 14 का 4, कैरी 1, और फिर हमें आखिरी अंक है 4, तो 4 और कैरी का 1 5, तो ये हुआ हमारा 548.8। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इतने सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास आपको कुशल और निपुण बनाती है। चलिए 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 45 का 30% कितना होगा। आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके
इसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्लाइसिंग करना है। 40 और 5 हुआ 45 का, और फिर 30 का 30 रह गया। तो 40 का 30% हुआ 12, और 5 का 30% हुआ 5 तिहाई 15, और फिर उसमें दशमलव लग जाएगा 5 के पहले, क्योंकि संख्या 5 और 30 दोनों मिला के हमें सिर्फ एक शून्य है, तो दूसरे शून्य के लिए हमें दशमलव डालना पड़ेगा, और जोड़ के ये हो जाएगा 13.5। यही हमारा उत्तर हुआ। वो इस प्रश्न का नंबरिंग भूल गया था, नंबरिंग कर देते हैं। 7वां प्रश्न था। चलिए फिर 8वां प्रश्न देखते हैं, और वो होगा 70 का 34% कितना होगा। 70 का 34% निकालना है। यहाँ पे देख सकते हैं 34 का स्लाइसिंग करना पड़ेगा। मन में ही कर लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। 30 और 4 यानी कि 70 का 30% निकालना है, जो कि 7 का 21 होगा, और फिर 70 का 4% निकालना है, जो कि 7 चौक 28 होगा। चूंकि एक ही शून्य है 70 और 4 मिला के, तो इसलिए 2.8 हो गया, और इस तरह से आपका उत्तर हुआ 23.8। चलिए एक और फाइनल प्रश्न ले लेते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हुए। तो ये रहा अगला प्रश्न। 128 का 35% निकालना है। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, क्योंकि 128 में 3 अंक हैं और एक भी शून्य नहीं है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 128 का स्लाइसिंग कीजिएगा, 120 और 8 मिलेगा, और दूसरी तरफ 35 का स्लाइसिंग कीजिए, 30 और 5 मिलेगा। यहां पर आप समझ सकते हैं कि हमें करना क्या है। 100 का 30% निकालना है, फिर 100 का 5% निकालना है, फिर 20 का 30% और 20 का 5%, और फाइनली 8 का 30% और 8 का 5%। तो चलिए प्रतिशत के अंक भी लिख देते हैं। 100 का 30% 30, और 100 का 5% 5, फिर 20 का 30% 2 तिहाई 6, और फिर 20 का 5% 2 पचे 10। यहां 20 में एक शून्य है और 5 में कोई भी शून्य नहीं है, इसलिए हमें 1.0 लिखना पड़ेगा। फिर अगली संख्या 8 का 30% यानी कि 8 त्रिक 24। फिर चूंकि 8 में एक भी शून्य नहीं है, 30 में एक शून्य है, इसलिए ये 2.4 हो गया। फिर 8 का 5% यानी कि 8 पच्चे 40 हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं 8 में और 5 में एक भी शून्य नहीं है, इसलिए हमको 2 शून्य को कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि 2 अंकों के पहले हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, और इस तरह से 8 का 5% हुआ 0.40। चलिए अब इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। दशमलव के बाद के अंकों को देखते हैं। 4 और 4 यानी कि 0.8 हुआ, और फिर बाकी अंक 2 और फिर 3 और 6 9 और 5 14। 14 का 4 हाथ में लगा 1, और फिर बाकी 3 है तो उसमें 1 जोड़ देंगे कैरी का, तो ये हो गया हमारा 4। इस तरह से 44.8 हमारा उत्तर हुआ। दोस्तों आपको अनुभव हुआ होगा कितनी आसानी से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्याओं का। इस विधि का उपयोग कीजिए और अभ्यास कीजिए, और चीजें बेहतर से बेहतर होने लगेंगी। ये हमारी तीसरी विधि थी। चलिए अब दूसरी विधि को देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसे। ये भी उतना ही आसान है और उतना ही उपयोगी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए। दोस्तों इस विधि में पहले आपने देखा है 40 का 20% निकालना है, तो कैसे और क्यों 40 को आपको सिर्फ 1/5 से गुणा कर देना है और आपको उसका 20% मिल जाएगा, यानी कि 8 मिल जाएगा। अब चलिए 60 के लिए देखते हैं कि अगर उसका 20% निकालना हो तो हमें क्या करना है। जैसा कि हमने देखा सिर्फ 60 को 1/5 से गुणा कर देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि 12 हो गया। बस इतना ही करना था। अब अगर इसी तर्ज पे अगर आपको 75 का 20% निकालना है तो सिर्फ आपको 75/5 कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि 15 होगा आपका आंसर। चलिए अब कुछ दूसरे प्रश्न देखते हैं। 20% के बजाय किसी दूसरी संख्या वाले प्रतिशत को देखते हैं। अब अगर आपको 40 का 50% निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे। 40 गुणा लिखोगे, क्योंकि का को चेंज कर दोगे गुणा के साथ,
फिर 50% है तो 50/100 लिख सकते हो, क्योंकि प्रतिशत मतलब 1/100। अब 50 दूना का 100 होता है तो ये 1/2 हो गया। अब आपने किया क्या, 40 को गुणा करना है 1/2 से और आपको 50% मिल जाएगा। इसका मतलब कुछ और भी होता है, यानी कि अगर आपको 50% निकालना है तो सिर्फ आपको 1/2 से गुणा करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और उसमें 1/2 से गुणा करके हम 50% निकालेंगे। तो 60 का 50% निकालते हैं। हमें करना सिर्फ इतना ही है कि 60 गुणे 1/2 कर देना है। ये आपको मिल जाएगा 30, जो कि होगा 50%। अब इसी तर्ज पे आगे कुछ देखते हैं। अगर 25 का 50% आपको निकालना हो तो क्या करोगे, 25/2 कर देंगे। 12.5 आपका आंसर होगा। यही होगा आपका 50%, 25 का। दोस्तों, अगर आप किसी संख्या को 1/5 से गुणा करते हो, आपको उस संख्या का 20% मिलता है। 1/2 से गुणा करते हो तो उस संख्या का 50% मिल जाता है। आप स्वयं ही अनुभव कर सकते हो कि अगर आपको प्रतिशत निकालना हो और आपको सिर्फ एक फ्रैक्शन से गुणा कर देना है प्रतिशत निकालने के लिए, तो काम कितना आसान हो जाता है। दोस्तों, इस विधि का उपयोग करते हुए थोड़े से अभ्यास के बाद आपको स्वतः पता चलने लगेगा कि अगर आपको किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो आपको किस फ्रैक्शन से गुणा करना है। जैसे अगर आपको 20% निकालना है तो 1/5 से गुणा करना है। अगर आपको 50% निकालना है तो 1/2 से गुणा करना है। अगर आपको 100% तो ऑब्वियसली आपको 1/1 से गुणा करना है। अगर आपको 33.33% निकालना है तो आपको 1/3 के साथ गुणा करना है। 25% के लिए 1/4 के साथ, और इस तरह से करते हुए 1/6, 1/7, 1/8 और जाने कितने फ्रैक्शंस आप मन में याद कर सकते हो। आप खुद ही सोच सकते हो कि आपका काम कितना आसान हो जाएगा। कि अगर आपको प्रतिशत निकालना हो, आप उस प्रतिशत का फ्रैक्शन जानते हो, आपको सिर्फ उस फ्रैक्शन के साथ संख्या से गुणा कर देना है और आपका प्रतिशत निकल गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इन सारी भिन्न संख्याओं का, यानी कि 1/1, 1/2, 1/3 से लेकर 1/20 तक की सारी भिन्न संख्याओं का उसका क्रॉसपॉन्डिंग प्रतिशत कितना होगा, ये देखते हैं। और फिर उनके आधार पर किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालना है, ये भी देखेंगे। सबसे पहले सबसे आसान सी भिन्न संख्या यानी कि 1/1 की बात। 1/1 को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको करना क्या है, 1/1 को 100 के साथ गुणा कर देना है। 100% के साथ गुणा कर देना है, 100 के साथ नहीं, 100% के साथ गुणा करना है। फिर आपको मिलेगा 100%। यहां पर 100 और 100% में अंतर को समझना होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको 1/2 को प्रतिशत में बदलना हो या किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उस भिन्न संख्या को 100% से गुणा कर दीजिए और फिर आपको जो संख्या मिलेगी वही आपकी प्रतिशत होगी। जैसे 1/2 हो गया 50%। अब इसे थोड़ा विस्तृत ढंग से समझते हैं। जैसे अगर आपको प्रतिशत लिखा जाए तो आप क्या समझते हो इससे, वो होता है 1/100। और अगर 100% लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, वो 100 गुना 1/100 हो जाएगा। अगर 100 गुना 1/100 है, उसे 100/100 भी लिख सकते हो। अब 100/100 पे ध्यान दीजिए। अगर आप 100 ऊपर का और 100 नीचे का कैंसिल कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, आपको 1 आ जाएगा। अब इस 1 का बहुत ही महत्व है। हम आगे देखेंगे कि क्यों इसका महत्व है। जैसा कि हमने देखा ऊपर, हमें कन्वर्ट करना था 1/2 को प्रतिशत में। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने गुणा कर दिया था 100% से। लेकिन 100% से ही गुणा क्यों करना है, यह समझने के लिए कुछ और चीजों को देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अगर x कोई संख्या हो, अगर उसमें हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि करते हैं तो वो x नहीं रह जाता है। उसके बाद से वो संख्या यानी कि x बदल जाती है, कुछ और हो जाता है, जैसे x डैश। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखिए कि अगर x के जगह पे कोई संख्या हो 10 और इस 10 में कोई संख्या जोड़ते हो जैसे कि 2, तो 10 का वो 12 हो जाता है।
या उसमें अगर 2 घटाते हो तो वो 8 हो जाता है, या फिर गुणा करते हो 2 से तो फिर 20 हो जाता है, या 10 में भाग देते हो 2 से तो वो 5 हो जाता है। यानी हर एक बार x का वैल्यू बदल जाता है, आपस में बराबर नहीं रहता है वो। जैसे 10 और 12 बराबर नहीं है, 10 और 8 बराबर नहीं है, 10 और 20 बराबर नहीं है, और 10 और 5 बराबर नहीं है। और हमने किया क्या जिससे कि संख्या बदल गई? +2 किया, -2 किया, गुणा 2 किया, भाग 2 किया, इन सब से संख्या हमारी बदल गई। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि क्यों हम ऐसी सिंपल कैलकुलेशन देख रहे हैं। अभी पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं। जैसे 10 में शून्य जोड़ोगे 10 ही रहेगा, शून्य घटाओगे 10 ही होगा, 10 में 1 से गुना करोगे 10 ही होगा, 10 में 1 से भाग दोगे 10 ही होगा। यहां पे आप देख रहे हो कोई भी चेंज नहीं हुआ 10 की संख्या में। 10 में जोड़ किया 10 के बराबर ही रहा, 10 में घटाव किया 10 के बराबर ही रहा, 10 में गुना किया 10 के बराबर रहा, 10 में भाग दिया 10 के बराबर रहा। तो ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब आप शून्य को जोड़ोगे तब, शून्य को घटाओगे तब, या 1 से गुणा करोगे तब, या 1 से भाग करोगे तब। कोई चेंज आपको नहीं आएगा। अब हम यहां अपने काम की चीज को देखते हैं। 10 गुना 1 करते हैं 10 मिलता है, यानी कि वैल्यू हमारा चेंज नहीं होता है। यानी कि 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो समझिए हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपने जो ऊपर देखा कि 100% से हमने गुणा कर दिया, उसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि 100% को गुणा करने से आपका नंबर चेंज नहीं हुआ। तो जैसे देखिए 1/2 को हमें गुणा करना है 1 से, उसको 100/100 भी लिख सकते हैं, और 100/100 लिख सकते हैं तो उसे 1/2 गुने 100 गुने 1/100 भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने का क्या मतलब है कि आप देख सको कि 1/100 हम अलग कर सकें, और 1/100 का मतलब प्रतिशत, यानी कि हम 1/100 को प्रतिशत से चेंज कर दें तो कुछ ऐसा दिखेगा, 1/2 गुना 100%। देखिए हमने शुरुआत कहां से की थी? हमने 1 से गुणा किया था और हमको 100% से गुणा आ गया। और ये आप ऊपर देख सकते हो 1/2 गुने 100% से हमने शुरू किया था, यहां पे भी हमको 1/2 गुने 100% मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया 50%। दोनों जगह आप देख सकते हो 50% हमें आंसर मिल गया। देखिए इसे एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ये हमने अभी तक जो बात किया, होपफुली कि आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आई हो। लेकिन कभी भी अगर आप एक चीज़ को 2 तरीका से, 3 तरीके से या उससे अधिक तरह से समझते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियरर और क्लियर होते रहता है। तो चलिए एक बार और कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। जैसे आपको कोई संख्या दी हुई हो प्रतिशत में, जैसे कि 50%, और कहा जाए कि आप इसे भिन्न में बदल दो, आप क्या करते हो? ये प्रतिशत जो है उसे 1/100 में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, देखिए आपको 1/2 मिल गए। यहां पे हमने क्या किया? प्रतिशत में संख्या दी हुई थी और उसे हमने भिन्न में बदल दिया। ठीक है, यानी कि 50% को हमने कन्वर्ट कर दिया, 1/2 बन गया। अगर हमने प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया तो हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलने में भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ देखना है कि हमने किया क्या था प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए। हमने प्रतिशत की संख्या को भिन्न की संख्या में बदलने के लिए 1/100 से गुणा किया था। हमने प्रतिशत को चेंज कर दिया था, जिसका कि मतलब होता है 1/100, और फिर हमें हमारा आंसर मिल गया 1/2। तो जब हमें यहां प्रतिशत संख्या में 100 से भाग देने से हमें भिन्न संख्या मिल जाती है, इसका मतलब यह भी हुआ कि भिन्न संख्या में अगर हम गुणा कर दें 100 से तो हमें प्रतिशत की संख्या मिल जाएगी, और यह हो गया 50%। इतना ही आसान है। देखिए शुरुआत की थी 50% से और फिर से वापस पहुंच गए 50% पे। उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आगे 1/2, 1/3 से लेकर 1/20 तक का कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए 1/2 का अगर प्रतिशत में बदलना हो, 1/2 गुना 100% कर देंगे तो आपको कितना? 50% मिल जाएगा। फिर 1/3 को जब आप 100% से गुना कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 33 पूर्णांक
1/3%। अब आगे की संख्या को देखते हैं। 1/4 को अगर प्रतिशत में बदलना हो, फिर से वही काम करेंगे। 1/4 बराबर 1/4 इंटू 100%। उसके पहले देखिए परसेंट भूल गया था, यहाँ पे सब जगह पे प्रतिशत लगा दीजिए, क्योंकि हमको 100% से गुना करना है, यानी कि 100 1/4 गुना 100%, और इस तरह से मिलेगा आपको 25%। अब 1/5 को देख लें, ये आपको फास्ट फॉरवर्ड में हम करते हैं, ये 20% आपको मिल जाएगा। और फिर 1/6 का प्रतिशत होगा 16.2/3%। चलिए स्क्रीन को खाली कर दिया जाए। अब आगे देखेंगे, 1/7 को प्रतिशत में बदलना है। 100 से गुणा करेंगे और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर होगा 14.2/7%। 1/8 का 12.1/2%। 1/9 का 11.1/9%। अब आगे की संख्या को देखते हैं। 1/10 का 1/10 को हम लिख सकते हैं 10%। नेक्स्ट भिन्न संख्या होगी 1/11। इसे हम लिख सकते हैं 9.1/11%। इसी तरह से 1/12 को 8.1/3% लिखा जा सकता है, और 1/13 को 7.9/13% लिखा जा सकता है, और इसी तरह से 1/14 7.1/7% हो गया, और 1/15 6.2/3% हो गया, और 16 यानी कि 1/16 6.1/4% हो गया, और 1/17 5.15/17 हो गया, और 1/18 5.5/9% हो गया, और 1/19 5.15/19% हो गया। फिर फाइनली 1/20 हो गया आपको 5%। तो ये बन गई हमारी पूरी की पूरी लिस्ट। 1/1 से लेकर 1/20 तक की प्रतिशत संख्याएं हमने यहाँ पे लिख दी है। तो इन सारी भिन्न संख्याओं को और प्रतिशत को अरेंज कर लिया। देखिए 100% है 1/1, 50% है 1/2, 33.1/3% है 1/3, 7.9/13% है 1/13, 7.1/7% है 1/14, और फिर 25% है 1/4। और इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं 1/1 से लेकर 1/20 तक की सारी संख्याओं को हमने प्रतिशत में बदल के यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके की बेसिस पे हम लोग आगे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले भिन्न से, यानी कि 1/1 से। जैसा कि आप समझ सकते हो 1/1 से कुछ भी कभी भी चेंज नहीं होता है अगर उसको गुणा किया जाए या भाग किया जाए। अगर आपको 400 का 100% निकालना हो, आप क्या करोगे? ऐसे तो 100% निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, लेकिन हम विधि को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको 1/1 से गुणा कर देना है उस संख्या में जिसका कि 100% निकालना है। और वहीं अगर आपको 50% निकालना पड़े तो 1/1 के जगह पे 1/2 कर दीजिएगा। अगर 33.1/3% निकालना है तो आपको 1/3 से गुणा कर देना है। 25% के लिए 1/4 से गुणा कर देना है। 20% के लिए 1/5, 16.2/3% के लिए 1/6, 14.2/7 के लिए 1/7, 12.1/2% के लिए 1/8, और इसी तर्ज पे हर एक भिन्न संख्या जैसे कि 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 करते हुए इस तरह की सारी भिन्न संख्याओं के लिए उसका क्रॉसपॉन्डिंग जो प्रतिशत है वो आप निकाल पाएंगे। और जैसा कि समझ सकते हो कि सारी भिन्न संख्या लिखने के बाद उसे पूरी तरह से सॉल्व ही करना है। जैसे यहाँ पे 5% के लिए 20 20वां 400,
और इसलिए आपका 20% उत्तर हुआ। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अगर किसी संख्या का कोई प्रतिशत निकालना हो, अगर उस प्रतिशत का आपको भिन्न रूप पता है तो उस भिन्न रूप से संख्या को गुणा कर देना है और आपको प्रतिशत मिल जाता है। इतना आसान है, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक किया। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे प्रतिशत निकालने हो जिसका कि भिन्न रूप आपको डायरेक्टली पता ना हो, लेकिन आप देख सकते हो कि उस प्रतिशत को तोड़ने के बाद ऐसी संख्या मिल जाती है जिसका कि भिन्न रूप हमें पता है। अब हम इसी तरह के कुछ उदाहरण करने वाले हैं जिसमें कि प्रतिशत ऐसे निकालने हैं जिसका कि भिन्न रूप आपको डायरेक्टली पता नहीं है, लेकिन उस प्रतिशत की संख्या को तोड़ने पर कुछ ऐसी संख्याएं मिल सकती हैं जिसका कि भिन्न रूप हमको पता है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे परसेंट फाइंडिंग बाय स्लाइसिंग। स्लाइस मतलब उसको टुकड़े करने के बाद। तो जैसे 43.1/3% अगर निकालना है आपको 60 का, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 43.1/3 ऊपर के टेबल में कहीं नहीं है ऐसा प्रतिशत। लेकिन अगर फिर से इस संख्या पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा 43.1/3 को आप तोड़ सकते हो 10% और 33.1/3% में। अब अगर हम अपनी संख्या का यानी कि 60 का 10% और फिर 33.1/3% निकालें अलग अलग और फिर उन्हें जोड़ दें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी कि 43.1/3% मिल जाएगा। और 10% निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो हमको गुणा कर देना है 33.1/3% निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें गुणा कर देना है 1/3 से। अब आगे का कैलकुलेशन देखना है। 60 का 1/10 करने पे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, और 20 मिलेगा अगर आप 60 का 1/3 करते हो। दोनों मिला के 26 हो गया और यही आपका आंसर हो गया। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। 43.1/3 को हमने दो भाग में बांट दिया, 10% और 33.1/3%। अब देखिए टेबल में देखिए 10% को निकालने के लिए आप गुणा कर सकते हो 1/10 से, और 33.1/3% को निकालने के लिए आप गुणा कर सकते हो संख्या में 1/3 से। और यह संभव हो सका 43.1/3 को 10% और 33.1/3% में तोड़ देने से। और ये रही हमारी स्लाइसिंग वाली विधि, यानी कि प्रतिशत की संख्या को ऐसे तोड़ देना है, मरोड़ देना है, और उससे ऐसे प्रतिशत की संख्या निकाल देना है जिसका भिन्न रूप आप जानते हो, और फिर आप आसानी से गुणा करो भिन्न से और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 61.1/9% 72 का 61.1/9% ऑफ 72। अगले प्रश्न को देखते हैं। 36.2/3% अगर निकालना है 90 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा। यहां पर 36.2/3% टेबल में है नहीं, तो डायरेक्टली इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हम इसे 30 और 6.2/3% कर सकते हैं। अब हमें 30% निकालना है 90 का और 6.2/3% निकालना है 90 का। और जैसा कि यहाँ पे संख्याओं को देख के समझ सकते हैं, आपको 90 का 30% निकालने के लिए आपको भिन्न की जरूरत नहीं है। आप सीधे 9 और 3 में गुणा कर सकते हो, जैसा कि हमने तीसरी विधि में किया था। 9 और 3 को गुणा करने पे आपको 27 मिल गया, और फिर 6.2/3% हमें निकालना है। और इस प्रतिशत के लिए आप टेबल में देख सकते हो, आपको सिर्फ 1/15 से गुणा करना है, यानी कि 90/15 कर दीजिएगा तो आपको 6.2/3% मिल जाएगा। अभी ये 27 और 15 छक्का 90 यानी कि 6 हो गया, और फिर दोनों जोड़ के 33 हो गया। यही हमारा उत्तर हुआ। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाला है, केवल दूसरी विधि का उपयोग करके हमने नहीं किया है। इसमें हमने तीसरी विधि का भी उपयोग किया है। और जैसा कि आपको याद होगा तीसरी विधि क्या है, इसमें दो संख्याएं, एक तो जिसका कि प्रतिशत निकालना है और दूसरा प्रतिशत संख्या। जैसे कि हमारे लिए ये संख्याएं हैं 30 और 90। अगर दोनों संख्याओं को मिला के शून्य की संख्या सिर्फ 2 है तो सिर्फ हमें अंक यानी कि 3 और 9 को आपस में गुणा कर देना है, और ये गुणा करके जो रिजल्ट मिलेगा यानी कि 27, वही हमारा 30% होगा 90 का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 95.5/19% निकालना है 76 का। अब जैसा कि देख सकते हैं 95.5/19
ऐसी संख्या है नहीं टेबल में। इसे हम तोड़ सकते हैं 90% में और 5.5/19% में, और इस तरह से 76 का 90% और 5.5/19% हमें ज्ञात करना है। अभी काम को और आसान बनाने के लिए 76 को आप सोच सकते हो 70 और 6। अगर ये 70 हो गया तो उसका 90% कितना होगा? 9 सत्ते 63, और फिर हमें 6% निकालना है, तो ये हो गया 9 छक्के 54। और चूंकि एक ही शून्य है 90 और 6 को मिला के, यानी कि संख्या 54 में 4 के पहले दशमलव लग जाएगा। और अब हमें 5.5/19% निकालना है 76 का। टेबल में आपको इसके लिए भिन्न संख्या मिल सकती है। यह है 1/19, यानी कि 76/19 करने से आपको मिल जाएगा 4, जो कि होता है 5.5/19%। अब जोड़ लेते हैं सबको। 63 और 5.4 और 4 को जोड़ेंगे तो होगा 9.4। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, 0.4 और फिर 63 और 9 72। ये हुआ आपका फाइनल उत्तर 72.4। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 128 का 65.56 यानी कि 5-6% आपको निकालना है। फिर से वही जैसा कि करते हुए आ रहे हैं, स्लाइसिंग करना है। जैसे यहाँ पे एक भी शून्य नहीं है, यहाँ पे 120 और 8 इस तरह से तोड़ सकते हैं इस संख्या को। और फिर यहाँ पे 65 है और 0.56 है। 65 को 60 और 5 की तरह तोड़ सकते हैं, यानी कि स्लाइस कर सकते हैं। और फिर से दशमलव के बाद 56 को 50 और 6 की तरह स्लाइस कर सकते हैं। स्लाइसिंग के बाद आप इन संख्याओं को देख के समझ सकते हैं हम क्या करने वाले हैं। 120 का और 8 का हमें प्रतिशत निकालना है। तो 120 का 60%, फिर 5%, फिर 50% और 6%, और फिर 8 का 60%, 5%, 50% और 6% निकालना है। शुरुआत करते हैं 120 का 60% से। आप देख सकते हैं कि दोनों में एक एक शून्य है। आसान है इसका प्रतिशत निकालना। 12 से 6 का गुणा कर दीजिएगा, 12 छक 72, यही होगा 120 का 60%। अगला काम है 5% निकालना 120 का। तो 12 25 60, और चूंकि शून्य की संख्या एक ही है इन दोनों संख्याओं में, इसलिए दशमलव डाल देंगे 60 में शून्य के पहले। अब अगले प्रतिशत की संख्या है दशमलव के बाद। 50% निकालना है। हमारी विधि बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, यानी कि 120 में अगर 1/2 से गुणा कर दिया जाए तो हमें 50% मिल जाएगा, और वो होगा 60। अगले प्रतिशत की संख्या है 6। तो फिर से 12 छक 72, और चूंकि शून्य की संख्या एक ही है तो इसलिए दूसरे शून्य के लिए कंपनसेट करेंगे और एक दशमलव लगा देंगे आखिरी अंक के पहले, और हमें मिल जाएगा 7.2। तो जिस तरह से हमने 120 के लिए 60%, 5%, 50 और 6% निकाला है, 8 के लिए भी हमें वही काम फिर से दोहराना है। तो 60% के लिए 8 छक 48, चूंकि शून्य की संख्या एक ही है इसलिए 48 के आखिरी संख्या के पहले एक दशमलव डाल देंगे। अब 5% 8 का, तो 8 25 40, शून्य एक भी नहीं है तो 2 शून्यों के पहले आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। फिर अगली संख्या दशमलव के बाद है तो दशमलव लगा दे, और फिर 8 का 50%, 8 25 40, और शून्य के पहले दशमलव। 8 का 6% के लिए 8 छक 48, और 2 अंकों के पहले दशमलव, क्योंकि 8 और 6 में एक भी शून्य नहीं है। अब इन सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं। 72, 6 78, और 4.8 और 0.4, तो ये हो जाता है 83.2। और फिर दशमलव के बाद की संख्या को जोड़ लेते हैं। आखिरी अंक है 8, और फिर 4 और 2 6, और फिर 7 4 11 का 1 हाथ में लगा 1, फिर 6 और कैरी का 1 7। अब फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं। आखिरी संख्या से शुरू करते हैं दशमलव के बाद की। 8 है, 6 है, 1 है, अब 7 है तो उसे जोड़ देना पड़ेगा 2 से, तो 9 होगी, और फिर दशमलव लगा देंगे, और ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि भविष्य में आने वाले हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।